दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें सबसे पहले पावर के सेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के बैलेंस को देखना होगा। यहाँ सुल्तान एब्सोल्यूट अथॉरिटी होल्ड करता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और मिलिट्री पावर सब उसी के हाथ में है। लेकिन इतने बड़े एम्पायर को अकेले चलाना इम्पॉसिबल है, इसलिए सुल्तान अपनी पावर्स को स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स के थ्रू डेलीगेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ वजीर का है, जो चीफ मिनिस्टर की तरह एक्ट करता है और दीवाने विजारत को हेड करता है। इस डिपार्टमेंट का प्राइमरी फंक्शन फाइनेंस और रेवेन्यू मैनेजमेंट है। आप देखें, एडमिनिस्ट्रेशन बिना पैसा के नहीं चल सकती, इसलिए वजीर का रोल सबसे क्रिटिकल है। वो इनकम कलेक्शन से लेकर एक्सपेंडिचर तक सब कंट्रोल करता है और अकाउंट्स ऑडिट करता है ताकि करप्शन ना हो। ये डिपार्टमेंट बेसिकली स्टेट की फाइनेंशियल बैकबोन है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को रिलीजियस और मॉरल अथॉरिटी मेंटेन करने के लिए दीवाने रिसालत की जरूरत पड़ती है। ये डिपार्टमेंट रिलीजियस एंडाउमेंट्स, चैरिटीज और स्कॉलर्स को स्टाइपेंड्स देने का काम करता है। इसका हेड सदरुस सुदूर होता है, जो ये इंश्योर करता है कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं। दूसरी तरफ स्टेट के ऑर्डर्स को कम्युनिकेट करने के लिए दीवाने इंशा है। जब सुल्तान कोई वर्बल ऑर्डर देता है तो उसे फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट्स या फरमान्स में कन्वर्ट करना और सही लोगों तक पहुंचाना दबीर मुमालिक का काम है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन का नर्व सेंटर है। जस्टिस डिलीवरी के लिए दीवाने कज़ा है, जिसे काज़ीउल कुज़ात हेड करता है। यहाँ समझना ज़रूरी है कि जस्टिस शरिया यानी इस्लामिक लॉ के बेसिस पर डिलीवर किया जाता है सिविल मैटर्स में, लेकिन क्रिमिनल लॉ में सुल्तान का डिस्क्रिशन चलता है। सुल्तान खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील की तरह एक्ट करता है। तो ये सिस्टम डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है ताकि एफिशिएंसी मेंटेन रहे और पावर का सेंट्रलाइजेशन भी बना रहे। समझ आया? ये स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि सुल्तान हर एस्पेक्ट, पैसा, धर्म, कम्युनिकेशन और न्याय पर अपनी पकड़ मजबूत रखे। अब हम सेंट्रल लेवल से नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जमीन पर कैसे काम करता है। यहाँ सबसे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है इक्ता सिस्टम। इसे ध्यान से समझें। इक्ता कोई हेरिडिटरी लैंड ओनरशिप नहीं है, ये एक ट्रांसफरेबल रेवेन्यू असाइनमेंट है। सुल्तान अपने नोबल्स या मिलिट्री कमांडर्स, मुख्तीज या वालीस को कैश सैलरी देने के बजाय एक रीजन या इक्ता असाइन कर देता है। उस मुख्ती का काम है वहां से टैक्स कलेक्ट करना यानी खराज, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और उस पैसे से अपनी आर्मी मेंटेन करना। जो सरप्लस पैसा बचता है, जिसे फवाजिल कहते हैं, वो वापस सेंट्रल ट्रेजरी में भेज दिया जाता है। इससे सुल्तान को दो फायदे होते हैं। बिना डायरेक्ट सैलरी दिए बड़ी आर्मी मेंटेन हो जाती है और रिमोट एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन भी चलता रहता है। ट्रांसफरेबल होने की वजह से कोई भी नोबल इतना पावरफुल नहीं हो पाता कि सुल्तान के खिलाफ बगावत करे। क्लियर है? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक पिरामिड स्ट्रक्चर फॉलो करता है। टॉप पर प्रोविंस या इक्ता है, जिसे मुख्ती संभालता है। उसके नीचे शिख डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जिन्हें शिखदार हेड करता है। फिर आता है परगना यानी सब डिस्ट्रिक्ट्स, जो कई विलेजेस का ग्रुप है, और इसे आमिल यानी रेवेन्यू कलेक्टर मैनेज करता है। करप्शन चेक करने के लिए सुल्तान बरीद्स यानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अपॉइंट करता है, जो डायरेक्ट सुल्तान को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे नीचे जो लेवल है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वो काफ़ी हद तक ऑटोनमस रहता है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस कम होता है। विलेज के ऑफिशियल्स जैसे मुकद्दम यानी हेडमैन, खुद यानी लैंड ओनर और पटवारी अकाउंटेंट लोकल लेवल पर रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। ये ऑफिशियल्स इंटरमीडियरीज का काम करते हैं, पेजेंट से टैक्स लेकर स्टेट तक पहुंचाना। ये सिस्टम दिखाता है कि सुल्तानत एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से भले ही इस्लामिक या पर्शियन मॉडल पर हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो लोकल कस्टम्स और ऑफिशियल्स के थ्रू ही ऑपरेट करता था। ये ड्यूल स्ट्रक्चर, ऊपर मिलिट्री कंट्रोल और नीचे लोकल ऑटोनॉमी, एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी था। किसी भी मेडिवल एम्पायर की ताकत उसकी अग्रेरियन इकोनॉमी पर डिपेंड करती है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू ही स्टेट की इनकम का प्राइमरी सोर्स था। दिल्ली सल्तनत में खराज यानी लैंड टैक्स सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्स था। अलग अलग सुल्तान्स ने इसे एसेस करने के लिए अलग मेथड्स यूज किए। जैसे अलाउद्दीन खलजी ने स्टेट इंट्रूसिवनेस को बढ़ा दिया। उसने मसाहत सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ज़मीन की मेजरमेंट के बेसिस पर टैक्स फिक्स होता था, ना कि सिर्फ एस्टिमेशन पर। उसने टैक्स को प्रोड्यूस का 50% तक बढ़ा दिया, जो कि हाईएस्ट था। इसका मकसद था इंटरमीडियरीज की पावर कम करना और डायरेक्ट स्टेट के ट्रेजरी को भरना। वहीं दूसरी तरफ तुगलक एरा में थोड़ी रिलीफ दी गई।
और फैमिन के टाइम सौंधर यानी एग्रीकल्चरल लोन्स प्रोवाइड किए गए ताकि किसान सरवाइव कर सकें। इमेजिन करो, स्टेट का रोल सिर्फ टैक्स लेने तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रोडक्शन बढ़ाने में भी था। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इरिगेशन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा रेवोल्यूशन आया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्शियन व्हील, साकिया। ये एक गैड मैकेनिज्म था जो जानवरों की ताकत से चलता था और गहराई से पानी निकाल सकता था। इससे पंजाब और हरियाणा जैसे एरिड रीजन्स में भी खेती मुमकिन हो गई। फिरोज तुगलक ने इसे और आगे बढ़ाया और एक्सटेंसिव कैनाल नेटवर्क्स बनवाए, जैसे यमुना से हिसार तक। जब पानी की सप्लाई रेगुलर हुई तो क्रॉपिंग पैटर्न्स में भी चेंज आया। किसानों ने डबल क्रॉपिंग शुरू की। खरीफ यानी ऑटम और रबी यानी स्प्रिंग सीजन्स में फसल उगने लगी। सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि कैश क्रॉप्स जैसे इंडिगो, शुगरकेन, कॉटन और ओपीएम की खेती बढ़ी। ये हाई वैल्यू क्रॉप्स मार्केट इकोनॉमी को बूस्ट करते थे। हॉर्टिकल्चर पर भी ध्यान दिया गया। फिरोज तुगलक ने 1200 स्टेट गार्डन्स लगवाए ग्रेप्स और मेलन्स के लिए। ये सब दिखाता है कि एग्रीकल्चर अब सिर्फ सब्सिस्टेंस यानी पेट भरने के लिए नहीं था, बल्कि कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। स्टेट की प्रॉस्पेरिटी डायरेक्टली लिंक्ड थी कि किसान कितना सरप्लस प्रोड्यूस कर रहा है, और नई टेक्नोलॉजी उस सरप्लस को बढ़ाने में की रोल प्ले कर रही थी। जब एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन होता है, तो वो सरप्लस सिटीज की ग्रोथ और ट्रेड को फ्यूल करता है। इसी प्रोसेस को हिस्टोरियंस थर्ड अर्बनाइजेशन कहते हैं। गांवों से अनाज और रॉ मटेरियल शहरों में आता है, जहां आर्टिजन्स उसे फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। इन दोनों के बीच लिंक का काम करते हैं कस्बाज। ये छोटे टाउन्स होते हैं जो मंडी का काम करते हैं। इस अर्बनाइजेशन के पीछे एक बड़ा हाथ कारखानाज, रॉयल वर्कशॉप्स का था। ये सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं थी, बल्कि स्टेट की नेसेसिटीज पूरी करने के सेंटर्स थे। यहाँ थाउजेंड्स ऑफ आर्टिजन्स, जिनमें स्लेव्स और फ्रीमैन दोनों शामिल थे, काम करते थे। ये दो तरह के होते थे, रतीबी फिक्स्ड वेजेस वाले और गैर रतीबी। यहाँ टेक्सटाइल्स, रोब्स, आर्म्स और लग्जरी आइटम्स बनते थे। कारखानास टेक्निकल इनोवेशन के हब्स भी थे, क्योंकि यहाँ बेस्ट स्किल लेबर एक साथ काम करता था। सोचो जरा, पेपर मेकिंग टेक्नोलॉजी का इंडिया में आना और फैलना भी इसी दौर में हुआ, जिसने नॉलेज ट्रांसमिशन को फास्ट कर दिया। ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी सिस्टम की जरूरत होती है। इल्तुतमिश ने करेंसी को स्टैंडर्डाइज किया, सिल्वर टंका और कॉपर जीतल इंट्रोड्यूस करके। जब करेंसी स्टैंडर्ड होती है, तो व्यापारी दूर दुराज तक ट्रेड कर सकते हैं बिना एक्सचेंज रेट की चिंता किए। ट्रेड गिल्ड्स, जो अक्सर कास्ट बेस्ड जातीज होती थीं, प्रोडक्शन क्वालिटी और ट्रेनिंग को रेगुलेट करती थीं। ट्रेड रूट्स ने इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ा। ओवरलैंड रूट्स खुरासान, सेंट्रल एशिया की तरफ जाते थे, और मैरीटाइम रूट्स कैम्बे और कैलिकट के पोर्ट से वेस्ट एशिया और अफ्रीका तक जाते थे। इस नेटवर्क से इंडिया का टेक्सटाइल, स्पाइसेस और इंडिगो बाहर जाता था, और वहां से हॉर्सेस और प्रेशियस मेटल्स आते थे। ये पूरा सिस्टम, एग्रीकल्चर सरप्लस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फिर एक्सपोर्ट, एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी थी। शहर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स नहीं थे, बल्कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन के इंजन्स बन गए थे, जिससे सोसाइटी में आर्टिजन्स और मर्चेंट क्लास, मुल्तानीज, साहस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। आर्किटेक्चर में दिल्ली सल्तनत का अराइवल एक मैसिव स्ट्रक्चरल और स्टाइलिस्टिक शिफ्ट लेकर आया। इससे पहले इंडिया में ट्रेबिएट स्टाइल चलता था, यानी पिलर्स और बीम्स का यूज करके छत बनाना। इसमें प्रॉब्लम यह थी कि आप बहुत बड़े हॉल्स नहीं बना सकते थे, क्योंकि बीम बीच में से टूट सकती थी। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ने आर्क्यूएट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आर्च और डोम का यूज होता है। आर्च में एक सेंट्रल पत्थर होता है जिसे कीस्टोन कहते हैं। ये ऊपर का सारा वजन साइड्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इससे बड़े और खुले स्पेसेस बनाना पॉसिबल हुआ, बिना बीच में पिलर्स लगाए। साथ ही जिप्सम और लाइम मोटार का यूज शुरू हुआ एज अ बॉन्डिंग मटेरियल। ये सीमेंट की तरह काम करता था, जिससे कंस्ट्रक्शन फास्ट और मजबूत हो गया। मिनरेट्स का कॉन्सेप्ट भी आया, जो विक्ट्री टावर्स और अजान देने के लिए यूज होते थे। स्टाइलिस्टिक एवोल्यूशन को देखें तो खलजी फेज में हमें अलाई दरवाजा में पहली बार ट्रू आर्च और ट्रू डोम दिखता है। इससे पहले आर्टिजन्स कॉबल्ड आर्चेस, यानी पत्थर आगे बढ़ाकर जोड़ने वाला मेथड यूज करते थे, जो साइंटिफिक नहीं थे। खलजी बिल्डिंग्स में डेकोरेशन पर बहुत ध्यान दिया गया। रेड सैंडस्टोन पर इंट्रिकेट कार्विंग्स, लोटस बर्ड फ्रिंजेस, जो इंडियन इन्फ्लुएंस दिखाता है, और मार्बल का यूज। लेकिन जब तुगलक एरा आया तो स्टाइल बदल गया।
तुगलक बिल्डिंग्स में ऑस्टेरिटी यानी सादगी ज्यादा थी। उन्होंने महंगा रेड सैंडस्टोन कम यूज किया और सस्ता ग्रे क्वार्ट्जाइट यूज किया। उनकी बिल्डिंग्स की खासियत थी बैटर, यानी वॉल्स जो नीचे से चौड़ी और ऊपर की तरफ स्लोपिंग होती थी। नोट करो, ये सिर्फ स्टाइल नहीं था, ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए था, ताकि हैवी डोम्स का वजन संभाला जा सके और अर्थक्वेक से बचा जा सके। तुगलक्स ने आर्च और लिंटल दोनों को कंबाइन किया, जो एक फ्यूजन स्टाइल बन गया। तो हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर वक्त के साथ इवॉल्व हुआ, स्ट्रक्चरल इनोवेशन से शुरू होकर डेकोरेटिव पीक तक पहुंचा, और फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और स्टेबिलिटी की वजह से ऑस्टियर हो गया। रिलीजन और सोसाइटी के स्फीयर में सूफिज्म ने एक पैरेलल स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर खड़ा किया जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस से अलग था। सूफिज्म का कोर फिलॉसफी वहदत उल वजूद, यूनिटी ऑफ बीइंग पर बेस था, जिसका मतलब है कि क्रिएटर और क्रिएशन एक ही हैं। इनका फोकस रिचुअल्स पर नहीं बल्कि इंटेंस डिवोशन और ह्यूमैनिटी की सर्विस पर था। इस फिलॉसफी को जमीन पर उतारने के लिए खानकाह सिस्टम डेवलप हुआ। खानकाह सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये कम्युनिटी लिविंग का सेंटर था। यहाँ लंगर यानी कम्युनिटी किचन चलता था, जहाँ अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम सब एक साथ खाना खाते थे। ये प्रैक्टिस कास्ट बैरियर्स को तोड़ने में बहुत इफेक्टिव थी। सूफीज ने म्यूजिक यानी समा कव्वाली को इबादत का जरिया बनाया ताकि वो स्पिरिचुअल एक्सटेसी यानी वज्द अचीव कर सके। इंडिया में दो मेन सिलसिलास फेमस हुए, चिश्ती और सुहरावर्दी, और इनके अप्रोचेस बिल्कुल अलग थे। चिश्ती सिलसिला, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया ने लीड किया, मास अपील रखता था। उन्होंने स्ट्रिक्ट पॉवर्टी अपनाई और स्टेट पॉलिटिक्स से दूर रहे। वो मानते थे कि सत्ता यानी पावर सोल को करप्ट करती है। चिश्तीज ने लोकल ट्रेडिशंस को अडॉप्ट किया, जैसे योगी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी प्राणायाम को अपनी प्रैक्टिसेस में शामिल किया, जिससे वो आम लोगों और लोअर क्लासेस के बीच बहुत पॉपुलर हो गए। उनका ज्योग्राफी मेनली गैंजेटिक प्लेन और डेक्कन था। दूसरी तरफ सुहरावर्दी सिलसिला, जो मुल्तान और सिंध में एक्टिव था, एरिस्टोक्रेसी के करीब था। वो मानते थे कि वेल्थ और पॉलिटिकल पावर यूज करके भी लोगों की मदद की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने रॉयल पेट्रनेज एक्सेप्ट किया और स्टेट पोस्ट्स भी होल्ड किए। इन दोनों का इम्पैक्ट गहरा था। चिश्तीज ने स्पिरिचुअल इगैलिटेरियनिज्म फैलाया और लोगों के दिलों पर राज किया, जबकि सुहरावर्दीज ने इलीट सेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया। भक्ति मूवमेंट मिडीवल इंडिया में एक पावरफुल सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म बनकर उभरा। इसका एसेंस था इंटेंस डिवोशन, भक्ति एज द ओनली पाथ टू सैल्वेशन, रिचुअल्स और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करके। ये मूवमेंट साउथ इंडिया, अलवर्स और नायनार से शुरू होकर नॉर्थ इंडिया में रामानंदा के थ्रू फैला। भक्ति मेनली दो स्ट्रीम्स में बटी हुई थी, निर्गुणा और सगुणा। निर्गुणा भक्ति मानती थी कि ईश्वर का कोई रूप, रंग या आकार नहीं है, वो फॉर्मलेस है। इसके चीफ प्रोपोनेंट्स कबीर और गुरु नानक थे। कबीर ने अपने बीजक और दोहास के जरिए हिंदू और मुस्लिम दोनों की ऑर्थोडॉक्सीज को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि राम और अल्लाह एक ही यूनिवर्सल फोर्स हैं। गुरु नानक ने इसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया, लंगर और नाम जपना के थ्रू, सिखाते हुए कि गॉड एट्रीब्यूट्स के परे हैं। ये अप्रोच इंटेलेक्चुअल और रैडिकल थी। दूसरी तरफ सगुणा भक्ति थी, जो ईश्वर को स्पेसिफिक फॉर्म्स, अवतार्स में पूजती थी, जैसे राम या कृष्ण। इस स्ट्रीम ने लोगों को इमोशनली कनेक्ट किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, जिसने लोगों के दिलों को छुआ। तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी में लिखकर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में घर घर पहुंचा दिया। यहाँ सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस का यूज। पहले धार्मिक ज्ञान सिर्फ संस्कृत में अवेलेबल था, जो आम आदमी की समझ से बाहर था। भक्ति सेंट्स ने जब लोकल लैंग्वेजेस में प्रीच करना शुरू किया तो नॉलेज डेमोक्रेटाइज हो गई। अब एक किसान या आर्टिजन भी वही स्पिरिचुअल डेप्थ समझ सकता था जो पहले सिर्फ ब्राह्मण्स तक सीमित थी। इसने रिलीजन को सिंप्लीफाई किया और लोअर कास्ट्स को एम्पावर किया, क्योंकि अब भगवान तक पहुंचने के लिए प्रीस्ट की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सच्ची भक्ति काफी थी। ये मूवमेंट सिर्फ धार्मिक बदलाव नहीं, बल्कि एक भाषाई और सामाजिक क्रांति थी। कल्चर और लिटरेचर के क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत एक सिंथेसिस का दौर था, पर्शियन और इंडियन ट्रेडिशंस का मिलन। पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज बन गई थी और एडमिनिस्ट्रेशन और हाई कल्चर की भाषा थी। इस दौर में तारीख यानी क्रॉनिकल्स लिखने का नया तरीका आया।
ज़ियाउद्दीन बरानी जैसे हिस्टोरियंस ने सिर्फ इवेंट्स लिस्ट नहीं किए, बल्कि उनके पीछे के कॉजेस और इफ़ेक्ट्स को एनालाइज किया, हालांकि उनका व्यू एलीट बायस था। लेकिन इस कल्चरल सिंथेसिस का सबसे बड़ा आइकन अमीर खुसरो था, जिसे पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो निज़ामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे और उन्होंने हिंदवी यानी अर्ली उर्दू हिंदी क्रिएट की। उनका कंट्रीब्यूशन म्यूजिक में भी मैसिव था। उन्होंने इंडियन वीणा और पर्शियन तंबूरा को मिक्स करके सितार बनाया और तबला इन्वेंट किया। उन्होंने कव्वाली, ख्याल और तराना स्टाइल्स इंट्रोड्यूस किए, जो आज भी क्लासिकल म्यूजिक का हिस्सा है। खुसरो ने अपनी पोएट्री में इंडिया के फूल, फल और मौसम की तारीफ की, जो उनकी पेट्रियोटिज्म दिखाता है। इसी टाइम पर एक बड़ा ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा था। संस्कृत के एंशिएंट टेक्स्ट्स, उपनिषद्स, म्यूजिक टेक्स्ट्स और स्टोरीज को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। एग्जाम्पल के लिए तुतीनामा, जो बुक ऑफ पैरेट, संस्कृत स्टोरीज का अडेप्टेशन था। ये वन वे ट्रैफिक नहीं था, रीजनल किंगडम्स में भी लिटरेचर ब्लूम कर रहा था। बंगाल के सुल्तान्स ने बंगाली लिटरेचर को पेट्रोनाइज किया, जैसे मलाधर बसु की श्री कृष्ण विजया, और महाराष्ट्र में जानेश्वर ने गीता पर मराठी कमेंट्री लिखी। समझने वाली बात यह है कि ये ट्रांसलेशंस और लिटरेरी ग्रोथ ने एक कल्चरल ब्रिज का काम किया। रूलिंग एलीट मुस्लिम्स लोकल नॉलेज और साइंसेस को एब्जॉर्ब कर रहे थे, और लोकल पॉपुलस अपनी भाषाओं में डिवोशनल लिटरेचर क्रिएट कर रही थी। इस प्रोसेस ने कॉम्पोजिट कल्चर की नींव रखी, जहां पॉलिटिकल पावर पर्शियन थी, लेकिन कल्चरल एक्सप्रेशन धीरे धीरे इंडो पर्शियन और रीजनल बनता जा रहा था। ये सिंथेसिस ही मिडीवल इंडियन सोसाइटी की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बन गई।